हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम नई बुक है हमारी भारत लोक अर्थव्यवस्था, उसको शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 लेके आ रहा हूं आपके पास में। खास बात यह, ब्लूप्रिंट की सबसे बात करें, यहाँ से छोटे प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास में, है ना। केवल हमें छोटे प्रश्न में फोकस करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे या फिर वन लाइनर हो जाएंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि सर हमने इसको पढ़ लिया है, जनसंख्या को पढ़ा है, वितरण को भी पढ़ा है हमने, ठीक है। ये आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जनसंख्या वितरण को पढ़ा तो है आपने, लेकिन वो विश्व के रेफरेंस से पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे इसको भारत के रेफरेंस से। पूरी किताब ही भारत के रेफरेंस में है। तो लीजिए शुरू करते हैं हम कि भारत में जो प्रथम जनगणना शुरू की गई है, अगर आता है तो वो की गई 1872 में। 1872 में शुरू की गई है। लॉर्ड मेयो के, वो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मेयो, उनके समय हुई है। तो 1872 में की गई है। लेकिन अगर कोई आ जाए विधिवत संपूर्ण जनगणना भी आ जाए या फिर आ जाए कानूनी रूप से जनगणना, तो 1881 करना है। आपको ध्यान से सुनना है। अगर आता है भारत में जनगणना कब की गई है, तो प्रथम जनगणना 1872 में, लेकिन कानूनी रूप से, विधिवत रूप से या संपूर्ण जनगणना तो 1881 करना है आपको। भारत का क्षेत्रफल, कुछ आंकड़े हैं हमारे पास में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र का, जो भारत का क्षेत्र पूरे विश्व के क्षेत्र का मात्र 2.5% यानी 2.4% है। भारत का स्थान विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हम इसको वहां पर भी पढ़ चुके हैं इस रेफरेंस में कि पहला स्थान चीन का आता है, दूसरा स्थान भारत का आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। अगर टोटल पॉपुलेशन भारत की बात करें और विश्व से उसका अनुपात निकाला जाए तो 17.4% है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.5% है और जनसंख्या 17.5% यानी 17.4% तक है। देखिए कितना एक तरीके से असंतुलन है। यहां पर यह मोस्ट है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है, वो है 17.64%। 2011 में इस बार रही है, 1 से लेकर 11 के दशक में। सर्वाधिक नहीं है ये अपने 2001 से 11 तक रही है। भारत की वार्षिक वृद्धि दर रही है 1.64%। यहां 7 हटा देंगे हम तो यहां पर 1.64 आ जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट है। दशकीय पे थोड़ा सा जोर देना है और वार्षिक पे देना है। भारत में जनसंख्या वितरण, अब देखिए हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्यों में पाई जाएगी। तो हम ये सोचते हैं, हमको पता है कि जनसंख्या का जब मिलती है वहां मिलेगी ना, उपजाऊ मैदान होगा, पानी होगा, खाद्यान्न होगा। तो देख लीजिए आप, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पहले नंबर पे यूपी है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मैदान है। फिर महाराष्ट्र है, इसकी बात करते हैं। फिर थर्ड पे बिहार है, पश्चिम बंगाल है और फिफ्थ पे मध्य प्रदेश है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी इसलिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान है, नदियां हैं, उपजाऊ मैदान है, मिट्टी अच्छी है। लेकिन महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हर कोई कारण केवल भौगोलिक कारण प्रभावित नहीं करता, आर्थिक कारक भी करता है। यहाँ पर नगरीकरण भी आप कर सकते हैं, इसके कारण है। औद्योगिकरण के विकास कर सकते हैं, यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, इस कारण भी महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, याद करना कम, कम से याद करना सिक्किम। सिक्किम कौन सा जाएगा? सबसे कम में। दूसरा मिजोरम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली को तो भूल नहीं सकते आप, भारत की राजधानी है। और फिर दूसरे पांडिचेरी है। दो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी पिछला ही एग्जाम था, उसमें दे दिया गया कि भारत में सघनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य बताएं, दूसरा राज्य, है ना। इसलिए दिल्ली है, पांडिचेरी है। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप है ना। मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, देखिएगा। भारत के उत्तर विशाल, अब देखो कुछ आंकड़े हैं। हम ये देखते हैं कि भारत का जो विशाल मैदान है, चाहे उसमें यूपी अपनी बात की, बिहार अपने यूपी बिहार आ गया, आपके यहाँ से पश्चिम बंगाल आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, ये जो अलग एरिया है, यहाँ पर 42.5% लोग रहते हैं क्योंकि उपजाऊ मैदान है। जबकि पर्वतीय जो राज्य हैं उसमें मात्र 4% रहते हैं, क्योंकि भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। देख लीजिए आ गया, ये बड़ा मोस्ट है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक भी यहां डाल सकते हैं। अगर घनत्व आ जाए तो घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक भी डाल सकते हैं। आप कुछ सोचिए आप कहां रहेंगे? भौगोलिक कारक में जहां जल की उपलब्धता होगी, उपलब्धता। आप सोचिए प्राचीन काल के अंदर सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुना है आपने, मिस्र की सभ्यता सुना है ना, नील की सभ्यता, तो सब नदियों के किनारे रहा है।
है ना। और एक बात और आप भारत में देखेंगे, भारत के अंदर आप देखेंगे, अगर भारत में आप राजस्थान को देखते हैं यहाँ से, तो राजस्थान में आप देखेंगे कि जहां पर पानी, पश्चिमी राजस्थान में पानी कम है तो वहां जनसंख्या कम है, और पूर्वी मैदान में ज्यादा है क्योंकि पानी की उपलब्धता है। लेकिन खास बात और सुनिए आप यहाँ पे, अगर पश्चिमी राजस्थान में किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या मतलब पानी एक जगह मिलेगा तो लोग वहीं पर रहने के लिए जाएंगे, वहीं तो रहने जाएंगे पीने के लिए, तो वहां पर गुच्छित बस्तियां पाई जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे। जलवायु, जलवायु प्रभावित करती है सर, बिल्कुल करती है सर। आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में लोग नहीं रह रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ी जलवायु अच्छी नहीं है, थोड़ी शुष्क जलवायु है। हम देखते हैं गोवा के पास के तट के पास वहां पर जनसंख्या रह रही है, तो जलवायु प्रभावित करती है। भू आकृतिक कारक, समतल धरातल पर खूब रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी अभी बात की थी कि मैदान के अंदर कितने रहते हैं, 42% रहते हैं, जबकि पर्वतीय राज्यों पर 4% रहते हैं। तो भू आकृति प्रभावित करती है। मिट्टी, मिट्टी बिल्कुल है सर। हम गंगा का मैदान की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी है वहां पर, तो वहां पर आपको जनसंख्या मिल रही है। आप यूपी को वहां लिया, बिहार को लिया, पश्चिम बंगाल को लिया, तो मिल रही थी ना सर। तो वहां पर मिट्टी भी आपकी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। भारत के रेफरेंस में आप कर सकते हैं, भारत के रेफरेंस में आप जलवायु में गोवा को पढ़ लीजिए आप। गोवा के अंदर लोग घूमने के लिए जाते हैं पर्यटन के हिसाब से। आर्थिक कारक देखिए, खनिज, मैं बात करता हूं भारत के नक्शे में छोटा नागपुर का पठार की। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर दुर्गम क्षेत्र था, वनस्पति नहीं थी, लोग रहते नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पर खनिज का दोहन होने लगा, आर्थिक होने लगा, तो यहाँ पर जनसंख्या का बसाव होने लग गया। वहां पर लोग मजदूर के रूप में आने लगे, वहां पर फिर बसावट होने लगे, विद्यालय खुले, कॉलेज खुले, तो खनिज भी प्रभावित करता है। ठीक है। इसी में ही औद्योगिकरण ले लीजिए आप कि छोटा नागपुर पठार में जब टिस्को, इसको कई प्रकार की कंपनियां लगी, तो वहां पर अपने आप एक अर्थव्यवस्था का जन्म होता है और वहां भी लोगों की बसावट शुरू हो जाती है। दोनों में आप छोटा नागपुर का पठार का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है। परिवहन की बात करें तो परिवहन में देख लीजिए आप कि परिवहन जहां पर आता है, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहां परिवहन के साधन पहले अनुकूल नहीं थे, लेकिन अब परिवहन के साधन अच्छे होने के कारण वहां पर जनसंख्या का बसाव धीरे धीरे हो रहा है। और परिवहन जितना अच्छा होगा, चाहे वायु हो चाहे सड़क हो, सबसे मुख्य सड़क होता है, तो वहां पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा होगा। नगरीकरण, देखिए नगर तो आपको आकर्षित करेगा ही करेगा। हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, आकर्षित करेगा। नगर की जो चकाचौंध है, वहां का एक जीवन स्तर है, रहन सहन का अच्छा स्तर है, वो आपको प्रभावित करेगा। आप गांव में रहते हैं तो आप नगर की ओर जाएंगे, जयपुर में। अगर आप नगर में रहते हैं तो आप महानगर की ओर जाएंगे, आपको मुंबई आकर्षित करेगा। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको विश्व के जो बड़े नगर हैं वो आपको आकर्षित करेंगे। तो क्रम चलता रहता है। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक कारक। इसका मतलब कि जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए समान वेशभूषा, समान जाति, समान भाषा, हमारी जो भाषा होती है, अगर ये कारक आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर रहना पसंद करेंगे। छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप अभी पढ़ाई के बाद में आप रहने चले गए, तो आप देखेंगे कि भाई जयपुर में रह रहा हूं तो मेरी कोई तहसील का व्यक्ति मुझे मिल जाएगा क्या? अगर तहसील का मिल जाएगा तो आप बोलेंगे मेरे गांव के आसपास का मिल जाएगा क्या? अगर गांव के आसपास का मिलेगा तो आपके गांव का अगर मिल जाएगा तो वो आपको ज्यादा खुशी देगा, या जाति समाज के जो लोग होंगे वो ज्यादा खुशी देंगे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है। जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, परिभाषा हम 3 परिभाषा पढ़ेंगे। पहला तो ये पढ़ेंगे हम कि देखिए किसी भी जो धरातल होता है उसकी एक पोषण क्षमता सीमित होती है, पोषण क्षमता सीमित होती है। और उस पोषण क्षमता को ज्ञात करने के लिए, उस पोषण क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां की जनसंख्या व धरातल का अनुपात निकालते हैं। जनसंख्या व धरातल का अनुपात निकालते हैं, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, सामान्य सी परिभाषा है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या व धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये तो आप तो पढ़ते ही हैं, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। एक लाइन किताब में देखी है कि किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित रहती है, भाई वो कितने लोगों को पाल सकता है। तो उसको अगर सरकार अगर अपनी नीतियां बनाना चाहेगी तो क्या होगा, किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है, अब तक सरकार अपनी योजनाएं बनाने के लिए वहां की जनसंख्या और धरातल का अनुपात निकालती है, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसको हम प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रदर्शित करते हैं, मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरी परिभाषा और बन जाती है, पहली दूसरी तीसरी बन जाती है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सूत्र पूछ रहा है तो सूत्र हो जाएगा किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे
धरातल का क्षेत्रफल, जो धरातल है उसका क्षेत्रफल आप यहां पर कर लेंगे। ठीक है, कोई सा उदाहरण ले लीजिए आप, उदाहरण यहां भी दे रखा होगा, आप यहां पर ले लीजिए उदाहरण। मान लीजिए किसी क्षेत्र गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, और वहां का क्षेत्रफल कितना, 10 वर्ग किलोमीटर है। भाग दे दिया आपने, तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां का जनसंख्या घनत्व हो गया। जनसंख्या घनत्व की प्रकृति आ जाए प्रश्न कि जनसंख्या घनत्व की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, यानी कैसे था। अगर हम देखेंगे पहले 1901 में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, बदलता रहा है, बढ़ रहा है। देखिए आप 51 117 है, 81 216 है। आपको ये दो जरूर याद करने हैं। 11 में 382, माफ कीजिएगा, 11 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन आंकड़ों को याद करें, आप अच्छे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2201 है, जो 24वां स्थान रखता है भारत में। अब देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है ना। यहां पर आप देख लीजिए, आप पहले पे बिहार आ गया, ठीक है, कुछ आंकड़ा भी याद कर लीजिए, 1102 के करीब है। दूसरे पश्चिम बंगाल आ गया, 1028, 1029 पे दे रखा है। केरल, यूपी, तमिलनाडु, ठीक है, ये आपके पास में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आ गए। पहले पश्चिम बंगाल ऊपर था, अब बिहार ऊपर है। यहां पर आप मैं दो चीज निकालना चाहूंगा, केरल और तमिलनाडु। तो अगर पूछ ले आपसे दक्षिणी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो केरल हो जाएगा 859, याद रखेंगे, और दूसरे पे तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे तो ओवरऑल बिहार होगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 है अरुणाचल प्रदेश। जैसे राजस्थान में कौन सा है, जैसलमेर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली, जनसंख्या भी दिल्ली की ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। फिर चंडीगढ़ है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको बड़े आसान तरीके से याद कीजिए। देखिए आप भारत का नक्शा हमारे पास में यहां पर है, यहां पर आपके लक्षद्वीप है, यहां पर अंडमान निकोबार, यहां लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। मैंने कहा सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आपने यूपी की कर ली थी, ठीक है ना। हम यूटी में बात करते हैं, चलो माफ कीजिएगा, यूटी में बात करते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी, आपने कहा यूटी में दिल्ली की थी। सबसे कम किसकी हुई, लक्षद्वीप की, इधर की तरफ। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो दिल्ली की हुई, और सबसे कम तो अंडमान निकोबार। एक बार इधर का, इधर एक बार इधर का, जनसंख्या इधर की और जनसंख्या घनत्व इधर का, कम कम, ध्यान रखना। अब जनसंख्या घनत्व के प्रकार क्या होते हैं, गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व का मतलब ही क्या होता है, वही सिंपल कि कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यही होता है। जो हमने अभी जनसंख्या घनत्व निकाला वही गणितीय घनत्व का क्षेत्र, मतलब उसका सूत्र होता है। अगला है आर्थिक घनत्व। देखिए आर्थिक घनत्व के अंदर जनसंख्या तो पूरी आएगी, कुल जनसंख्या, लेकिन आप अर्थ अर्जन कहां से करोगे, आप कहां से अर्थ अर्जन करोगे, आप अर्थ अर्जन करोगे, पैसा कमाओगे संसाधनों से। तो यहां पर क्षेत्रफल पूरा नहीं आएगा, कुल संसाधन आएगा, आपको रटना नहीं है। देखिए अर्थ कहां से मिलेगा, पैसा कहां से कमाओगे, संसाधन से तो कमाओगे। क्षेत्रफल के अंदर तो बंजर भूमि भी आती है, कई चीजें, समुद्र भी आता है, इसलिए यहां पर। अब आता है कायिक और कृषि घनत्व, तो बड़ा मोस्ट है। देखिए कृषि में आप लेंगे जनसंख्या, कृषक जनसंख्या, ये याद रख लीजिए, कृषक जनसंख्या, है ना। और क्षेत्रफल क्या आएगा, किसान करता है तो भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, ठीक है, या कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, माफ कीजिएगा, कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन कायिक घनत्व में क्या होगा कि किसान के अलावा सभी जनसंख्या आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगी कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल। भाई आप ये समझिए कि भाई किसान के अलावा जो खेती नहीं कर रहे, लेकिन वो भी तो निर्भर है इस पे। अब पोषण घनत्व में क्या होगा, पोषण कहां से मिलेगा, देखो कुल जनसंख्या को पोषण मिलेगा, कुल जनसंख्या आएगी यहां पर, है ना। केवल कृषि जनसंख्या कृषि में आएगी, लेकिन पोषण कहां से मिलेगा, कृषि भूमि में तो आपके चावल भी उगता है, गन्ना भी उगता है, लेकिन जूट भी उगता है, रबर भी उगता है, वो थोड़ी खाएंगे हम। तो यहां पर केवल आएगा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, क्या आएगा, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, पोषण में भोज्य फसल आएगी, आर्थिक घनत्व में संसाधन आएंगे, और कृषि में ऊपर कृषि जनसंख्या आएगी, ठीक है। आगे आप देखें, भारत में जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप या स्थानिक विभिन्नता, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न आ रहा है आपके पास में कि भारत में जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप क्या है या फिर स्थानिक भिन्नता क्या है, स्थानिक प्रारूप क्या है या फिर स्थानिक भिन्नता क्या है। तो देखिए आप, पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, 500 से अधिक, कहां पर मिलेंगे आपके, सर ये उत्तर के विशाल का मैदान मिल जाएंगे,
उत्तर का विशाल मैदान, या कुछ दक्षिणी राज्यों में। तो हम उत्तर के विशाल मैदान में किसको लेंगे? यूपी को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, ठीक है, यहां पर आप केरल को ले लीजिए, तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आ जाएंगे आपके पास में। मध्यम में कौन आएंगे? आपके पास में आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा जैसे, या फिर पूर्वी राजस्थान की बात कर लीजिए आप, पूर्वी राजस्थान की बात कर लीजिए। इस तरीके से बांटा गया है। देखिए जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप, यानी आप ये देखिए भारत में स्थान के हिसाब से जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है। जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है कि उत्तर विशाल मैदान में ज्यादा है, दक्षिणों में ज्यादा है, लेकिन पश्चिम में नहीं है, पर्वतों में नहीं है। तो इस तरीके से बांटा गया है। अब जैसे निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होंगे? आपका पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा, जिसमें आप पश्चिमी राजस्थान के जिले लेंगे। आपके जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आ जाएंगे आपके पास में, पर्वतीय जिले जो हैं वो आ जाएंगे, पर्वतीय राज्य जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये स्थानीय प्रारूप हो गया। अभी कुछ आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम को छोड़कर शेष उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यानी जितने पर्वतीय राज्य हैं, आप पर्वतीय राज्यों की बात करें तो यहां पर जो हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है और आपके असम जो आता है, उसको छोड़कर सभी में ही जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर यूटी में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। आपके जो भी यूटी है अपने, आप दिल्ली की बात करें, आप पांडिचेरी की बात करें, आप दादरा नगर हवेली की बात करें, उसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करें, उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम जनसंख्या वृद्धि। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? देखिए बिल्कुल आसान है। हम ये बात करते हैं, मान लीजिए दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र ये रहा, एक क्षेत्र ये रहा। एक क्षेत्र की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, मान लीजिए ये कोई, हम जयपुर की बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत की। लीजिए भारत की 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102.70 करोड़ थी, और भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी हो गई? 121.02 करोड़ हो गई। तो क्या करा, हमारे पास में ये जो अंतर आया वो 10 वर्ष में आया। तो परिभाषा क्या बनी? किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय अंतराल में 10 साल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, हुआ परिवर्तन कितना? 121.02 और 102.70, इसको घटाएंगे आप 18.32 करोड़ आएगा। तो होने वाला परिवर्तन जो माइनस किया उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। रटना नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, और इसको हम निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। इसको हम निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या होता है निरपेक्ष वृद्धि। अब देखिए 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। सबसे कम नागालैंड है, माइनस के अंदर हुआ है नागालैंड, है ना। सबसे ज्यादा मेघालय में, मेघ बादल बरस रहे हैं, खूब ही जनसंख्या वृद्धि है, इसलिए याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी दिल्ली नहीं है आपकी बात, दादर नागर हवेली है। हवेली में वृद्धि होगी भैया, ऐसे याद कर लीजिए, हवेली में वृद्धि होगी, वहीं बड़ा परिवार रहेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी हवेली है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला ये वही है जिसमें मैंने बात की थी, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी। जनसंख्या घनत्व वाला तो अंडमान निकोबार था, और जनसंख्या वाला यूटी लक्षद्वीप था। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला भी लक्षद्वीप हो जाएगा आपके पास में। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि में आ गया। जनसंख्या वृद्धि के कुछ आंकड़े देख लीजिए आप। 1911 में 5.75 था, 21 में माइनस है, 61 में 21.5 है, इस तरीके से चल रहा है। यह खास बात क्या है कि यहां पर 21 में माइनस है, तो 1911 से लेकर 1921 वाला भारत का एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक रहा है, दर वाला दशक रहा है। अच्छा, ऋणात्मक वृद्धि का कारण क्या हुआ है? यहां पर वृद्धि माइनस में हुई, फिर बढ़ने लगी है, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। इसके बाद रेगुलर बढ़ रही है, महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। देखिए 21 के बाद में बढ़ रही है। क्यों कमी हुई है ये भी आप देख लीजिए। ये कमी क्यों हुई है? ये कमी हुई है बीमारियों के कारण, महामारियों के कारण, युद्धों के कारण, स्वास्थ्य की कमी, सुविधाओं के कारण, इसी कारण कमी हुई है। अच्छा, फिर आप देखते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि आप देखेंगे यहां पर हो रही है 24.80 अब तक की, और ये दशक है 61 से 71। तो यानी 1961 से 1971 का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यों है? वही बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर सुविधा, नगरीकरण,
है ना, बेहतर आरामदायक जीवन। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा है ये, और कितनी है, 24.80 है। उसके बाद देखिए लगातार कम होती है, 24, 23, 21 और अभी हमारी कितनी वर्तमान में 17.64 बताया था आपको। अब ये आता है कमी का कारण क्या है, कमी का कारण क्या है, तो कमी का कारण आप जान सकते हैं, परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम है, आपके पास में देरी से विवाह, स्त्री शिक्षा, सरकारी योजनाएं, आप इसमें कर सकते हैं सरकारी नौकरी में 2 संतान की बाध्यता, काफी कारण है जो आप कर सकते हैं। जागरूकता कर सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं जो गर्भ निरोधक वाले तरीके हैं वो इसमें आप कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का काल, एक तो है अब देखो भारत में जनसंख्या वृद्धि जो पूरी हुई है, हमने ये पढ़ी थी, अभी आपने देखा था, ये पूरी पढ़ी थी, इसको हमने कुछ 4 प्रकारों में, 4 में बांटा है। देखिए 1901 से 1921 ये निम्न वृद्धि का काल है। 21 में कम आई थी, क्यों आई थी, जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है। यहाँ पर उच्च क्यों है, भैया न तो शिक्षा है, तो जन्म दर ऊंची है, जनसंख्या भी कम थी, बढ़ानी थी, और आपके स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं, तो मृत्यु दर भी ज्यादा है। इसको हम इसमें 1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर काल कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, क्यों है, निम्न शिक्षा सुविधाएं, भोजन व अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी। अब 21 से 51 आता है, 21 से 51 इसको स्थिर वृद्धि काल कहते हैं, थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि जन्म दर बेहतर हुई है, यानी उच्च हुई है बेहतर सुविधा के कारण, और मृत्यु दर क्या हुई, वो भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण क्या हुई है, कम हुई है। अब देखिए आप यहां पर 1947 का विभाजन आ गया, लेकिन वो यहां पर अभी अपन ने जोड़ा नहीं है, वो आएगा 51 से 81 में, तो इसको तीव्र वृद्धि का काल कहा गया। जन्म दर भी उच्च है, अर्थव्यवस्था में सुधार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण। मृत्यु दर भी निम्न हो गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से और अच्छी हो गई, स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यधिक सुधार हो गया। यहां पर सुधार तो था, यहाँ ज्यादा सुधार हो गया। अब तीव्र वृद्धि कैसे हो गई है कि जन्म दर भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मृत्यु दर आपने कम कर दी है, तो जन्म क्या हुई है, वृद्धि ज्यादा हो गई है। और कुछ काल और हुए हैं इसके कारक। इसी 81 से 51 में क्या रहा है, मैं आपको यहां बता दूं, यहां पर प्रवास महत्वपूर्ण कारक रहा है, क्योंकि 1947 में जो देश आजाद हुआ था उसकी गणना यहां पर हुई है। तो उस वक्त भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या नेपाल से, वहां से काफी लोग जो प्रवासी यहां पर आए थे, उनकी गणना के कारण यहां पर जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है। याद रखना आप, सबसे महत्वपूर्ण इसमें कारक हो जाएगा प्रवास के कारण, प्रवास भी हुआ है। 81 से वर्तमान तक चौथा काल, घटती दर से जनसंख्या वृद्धि काल, जो अभी भी कर रहे हैं। जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वहां थोड़ी रोकोगे, लेकिन अब घटती दर से, तो जनसंख्या घटती दर से वृद्धि है, मृत्यु दर अधिक कमी आ गई है। घटने का कारण क्या हो रहा है, वही परिवार नियोजन कार्यक्रम, सरकारी नीतियां, स्त्री शिक्षा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बिल्कुल आपने पढ़े हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, कि आरामदायक जीवन हो गया है ना, आरामदायक जीवन हो गया है, लोगों के लिए काम के बेहतर अवसर हो गए हैं, इस कारण यहां पर आ गए हैं। आपके पास संयुक्त परिवार था, अब इसके अंदर अब आप एकल परिवार के अंदर रह रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हम इसमें कर सकते हैं। सामान्य सा क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने जनसंख्या से स्टार्ट करते हुए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसकी योजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। आप बस, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। समय की कमी, आज रीट का एग्जाम खत्म हो गया है, लगभग हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपके लिए बिल्कुल 6-7 दिन समर्पित रहूंगा और पूरी तरीके से डेडिकेट रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप बस यूं पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू बेटा।